हेलो बच्चों, आई एम योर टीचिंग मेंटोर शिवम राज सिंह फ्रॉम अर्जुना इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एक बहुत ही मजेदार चैप्टर जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। सो बच्चों, इस एक लेक्चर के अंदर हम लोग सेंटर ऑफ मास को पूरा कंप्लीट करेंगे। इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलाज हम लोग इस एक लेक्चर के अंदर जानेंगे। मैं आपको इस एक लेक्चर के अंदर सेंटर ऑफ मास को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा और इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये सेंटर ऑफ मास होता क्या है। सो सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा मेन पॉइंट होता है जहां पर उस टोटल बॉडी का जो मास रहता है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। मतलब कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट एट विच द सेंटर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। उस ऑब्जेक्ट का जो भी मास होता है, टोटल मास, वो इस एक पॉइंट पर आकर के टोटली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है और इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पर नोट करने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जो सेंटर ऑफ मास रहता है वो जरूरी नहीं है कि हमारे बॉडी के अंदर ही लाई करे। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है या फिर उसके आउटसाइड में भी प्रेजेंट हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसका सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट हो। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले आप ये ग्राफ देख लीजिए जहां पर हमने एक पॉइंट से तीन अलग अलग पार्टिकल्स को चूज किया है। एक पार्टिकल का मास m1 है, दूसरे पार्टिकल का मास m2 है और तीसरे पार्टिकल का मास m3 है। और ये जो तीनों पार्टिकल्स है ये सेंटर से r1, r2 और r3 डिस्टेंस दूर है। अब ऐसे टाइम में अगर हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना हो r डिस्टेंस के लिए, मतलब कि उस ओरिजिन से ये जो भी r डिस्टेंस दूर है उसके पर्सपेक्टिव में अगर हमें सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करना हो तो हम लोग जनरली ये फॉर्मूला लगाएंगे, r सेंटर ऑफ मास वेक्टर का साइन इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरीके से हम लोग r डिस्टेंस के अंदर किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें x के पर्सपेक्टिव में जानना हो तो हम लोग यहाँ पर r की जगह में सिर्फ x को पुट कर देंगे। मतलब कि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। अब x1 जो यहाँ पर होगा ये उस मास की दूरी होगा x से, मतलब कि जो x कोऑर्डिनेट होगा उससे वो मास कितना ज्यादा दूर लाई करता है वही हमारा x डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर हमें y डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हमें यहाँ पर r को हटा करके सिर्फ और सिर्फ y को पुट करना होगा और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरीके से हम लोग r डिस्टेंस से फाइंड करना हो या फिर x कोऑर्डिनेट से या फिर y कोऑर्डिनेट से, किसी भी कोऑर्डिनेट से या फिर डिस्टेंस से हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर अ लैमेला टाइप, मतलब कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है, लाइक अ प्लेट, और वो एक 2D डायमेंशन के अंदर है। और यहाँ पर अगर हमें उसके r डिस्टेंस से किसी भी पॉइंट पर अगर उसका डिस्टेंस या सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो वो हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर तीन अलग अलग मासेस ले लिए, एक a1, दूसरा a2 एंड तीसरा a3, और उसे सेंटर से r1, r2 एंड r3 डिस्टेंस पर रख दिया। तो अगर हमें r सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं a1 r1 प्लस a2 r2 प्लस a3 r3 अपॉन में a1 प्लस a2 प्लस a3। इस तरीके से r डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और x और y का तो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर भी सेम चीज होगा। चलिए उसे भी जान लेते हैं। तो अगर
x डिस्टेंस के लिए फाइंड आउट करने बोले तो हम लोग लिख सकते हैं a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। इस तरीके से x सेंटर ऑफ मास पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और y के लिए हमें लिखना होगा a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। आपको समझ में आ रहा है ना? मुझे आशा है आपको अच्छा लग रहा होगा और सारे डाउट्स भी क्लियर होते जा रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग सेंटर मास ऑफ अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि हमें किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास बताना है जो कि इक्वल नहीं है या फिर कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। तो वैसे टाइम में हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। हम लोग लिखेंगे आर सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dmr अपॉन इंटीग्रेशन dm। इस तरीके से आर सेंटर ऑफ मास को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंटिन्यूअस मास, यानी कि ऐसा मास जो कि लगातार एक्सपेंड होना हो उसके पर्सपेक्टिव में। अगर एक्स सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना हो एक कंटिन्यूअस मास का तो हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dmx अपॉन इंटीग्रेशन dm। और अगर वाई सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना हो तो इंटीग्रेशन dmy अपॉन में इंटीग्रेशन dm। और z का फाइंड आउट करना हो तो ये तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा, इंटीग्रेशन dmz अपॉन इंटीग्रेशन dm। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सिस्टमैटिक बॉडीज के सेंटर ऑफ मास के बारे में जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं और आपको इन्हें याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर बात करें एक यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L की, तो अगर हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं सेंटर इक्वल टू L अपॉन 2। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x डिस्टेंस में ही हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ x कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि ये तो एक सोया हुआ बॉडी है, मतलब कि इसका कोई y कोऑर्डिनेट नहीं है, ये सिर्फ x कोऑर्डिनेट में ही प्रेजेंट है। इसीलिए हम लोग सिर्फ x कोऑर्डिनेट में ही इस लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रॉड की एक सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करेंगे। अब अगर हमें फाइंड आउट करना हो किसी ऐसे रॉड की सेंटर ऑफ मास को जिसका एक लीनियर मास डेंसिटी हो, यानी कि इसका अल्फा इक्वल्स टू अल्फा इंटू एक्स हो, तो वैसे में हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं 2L अपॉन में 3। अगर बात करें एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की तो इसे फाइंड करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो x डिस्टेंस है वो तो प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है ये x डिस्टेंस में ना होकर के सिर्फ और सिर्फ y डिस्टेंस में है, जिसकी वजह से इसका जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा 2r अपॉन पाई। और अगर एक कोऑर्डिनेट का हम लोग को निकालना हो सेंटर ऑफ मास तो इसका फॉर्मूला होगा 2r अपॉन पाई। अब ये डिपेंड करेगा कि अगर आपको उस कोऑर्डिनेट के अंदर का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। अगर बाहर वाले एरिया का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना हो तो इसमें माइनस नहीं रहेगा। और अगर x वाले डिस्टेंस का फाइंड आउट करना हो, x सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, y फाइंड आउट करना हो तो नहीं रहेगा। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसे ही और कुछ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मासेस की। अगर हमें फाइंड आउट करना हो एक सेमी सर्कुलर डिस्क का मास सेंटर ऑफ मास तो उसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके जो कि है 4r अपॉन पाई। यहाँ पर x डिस्टेंस में ये लाइन नहीं करेगा, इसलिए x का इसका कोई भी फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर एक हेमिस्फेयर की बात करें जो कि एक होलो हेमिस्फेयर है, मतलब कि कटोरे की शेप का है, तो उस टाइम में हमें जो सेंटर ऑफ मास निकालना होगा उसका फॉर्मूला होता है r अपॉन 2। और एक सॉलिड स्फीयर मतलब कि जिसके अंदर में मास प्रेजेंट हो वो हॉलो ना हो, तो वैसे का अगर हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना हो तो हमें सिंपली लिख देना है 3r अपॉन में 5। इस तरीके से हम लोग एक सॉलिड स्फीयर का भी सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। और कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हमें एक राइट ट्रायंगुलर शीट या फिर लेमिना का एक सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना हो तो वो हम लोग निकाल सकते हैं 2a अपॉन 3, ये x कोऑर्डिनेट के लिए है। और अगर y कोऑर्डिनेट के लिए बोले तो ये होगा 2b अपॉन 3। चलिए अब हमारे और आगे बढ़ के एक होलो कोन की बात कर लेते हैं। होलो कोन मतलब आपने
आइसक्रीम कोन को देखा होगा, जो कि अंदर से हॉलो रहता है, मतलब कि अंदर उसकी स्पेस प्रेजेंट रहता है। तो अगर हमें उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना हो तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर कोई भी हॉलो कोन है तो वो एक्स कोऑर्डिनेट में तो प्रेजेंट नहीं रहेगा, मतलब कि उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट के अंदर ही वैलिड रहेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा कैपिटल H अपॉन 3। इस तरीके से हम लोग हॉलो कोन का एक सरफेस एरिया सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर एक यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का बोले तो इसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं H अपॉन 4 से। इसका हम लोग सेंटर ऑफ मास H अपॉन 4 से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट की। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट मतलब, तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से हमने थोड़ा सा पार्ट कट करके बाहर निकाल लिया। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा उस ऑब्जेक्ट के अंदर, हमें उस ऑब्जेक्ट के रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। वो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक सर्कल लिया और उसमें से एक छोटा सा रीजन कट करके बाहर निकाल लिया। अब हमने ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा, जो कंप्लीट एरिया था, उसे A1 मारा और जो हमने एरिया कट करके बाहर निकाल दिया उसे A2 माना। अब इस तरीके से अगर हमें x डिस्टेंस के अंदर एक सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना हो इस रिमेनिंग पार्ट का, तो हम लोग वो कर सकते हैं A1 x1 माइनस A2 x2 अपॉन A1 माइनस A2। ये A1 उस कंप्लीट एरिया का जो मास होगा वो रहेगा, और ये जो A2 रहेगा वो एरिया जो रिमूव करके निकाला उसका मास यहाँ प्रेजेंट रहेगा। ये हमारे x सेंटर ऑफ मास के अंदर में अगर निकालना हो तो। अगर y सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं A1 y1 माइनस A2 y2 अपॉन में A1 माइनस A2। इस तरीके से हम लोग y सेंटर ऑफ मास को भी फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। क्लियर है? अब अगर हमें फाइंड आउट करना हो किसी सेंटर ऑफ मास ऑफ अ मूविंग बॉडी का, मतलब कि कोई ऐसी बॉडी जिसके अंदर में मोशन हो रही हो, अगर हमें उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना हो, कैलकुलेट करना हो, तो वो हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के आर सेंटर ऑफ मास के पर्सपेक्टिव में, तो उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का जो भी मास रहेगा m1 प्लस m2 प्लस m3, और इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे उसका जो भी r डिस्टेंस से उसकी दूरी रहेगी, उस सेंटर ऑफ मास को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो नया फॉर्मूला बन के आएगा वो रहेगा m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर प्लस m3r3 वेक्टर डॉट डॉट डॉट, जितने दूर तक वो ऑब्जेक्ट जितने भी मासेस उसमें प्रेजेंट रहेंगे उन सबको प्लस करके एक नेट मास बनाना होगा और फिर उसे डिवाइड कर देना होगा उन टोटल मासेस से, और हमारा फॉर्मूला बनेगा m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डॉट 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 mnrn अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn। क्लियर है? अगर हमें उसकी वेलोसिटी निकालने बोले तो हम यहाँ पर से r हटा करके सिर्फ वेलोसिटी को पुट कर देना है, और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 डॉट 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 mnvn अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। क्लियर है? चलिए, ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, आपको इजीली याद भी हो जाएगा। और अगर बात करें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की, तो एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 डॉट 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 mnan अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn। आप देख सकते हो सबका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर हमने उस यूनिट्स को चेंज किया है जिससे हम लोग को फाइंड आउट करना है। वहाँ पर मास भी सेम है और जिस तरीके से हमें फॉर्मूला को बनाना है वो भी बिल्कुल सेम है। तो अगर आपको एग्जाम्स के अंदर में फॉर्मूला नहीं भी याद आ रहा है किसी एक स्पेशल, जैसे कि अगर आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आपको सिर्फ इसका एक जो रॉ फॉर्मूला रहता है उसे याद कर लेना है, और इस जगह पर आप वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को या फिर आर डिस्टेंस को पुट करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? चलिए, अब अगर बात करें फोर्स ऑन अ सेंटर ऑफ मास की, मतलब किसी एक सेंटर ऑफ मास पर अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, तो उन अलग अलग फोर्सेस का एक टोटल सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए,
उसे हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वो जो टोटल फोर्सेस लग रहे हैं उसका जो नेट फोर्स है वो क्या होगा। तो उसे निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ नेट इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn। मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस को हमें आपस में प्लस करके एक नेट फोर्स निकाल लेना होगा। और वो जो नेट फोर्स रहेगा उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं MAMN। मतलब कि हमें उस नेट फोर्स का जो एक्सेलरेशन है और जो सेंटर ऑफ मास उस ऑब्जेक्ट का, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें नेट फोर्स की वैल्यू भी मिल सकती है। और अगर हमें कहीं पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने बोले, एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास, तो हम लोग लिख सकते हैं F नेट अपॉन M। इस तरीके से आप लोग फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास को भी फाइंड आउट बहुत इजीली कर सकते हो। क्लियर है। अब अगर हम लोग बात करें किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का जो कि इनिशियली तो रेस्ट में है और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए। तो आप खुद ही सोचिए, जब कोई एक ऐसी बॉडी प्रेजेंट है जिस पर ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो भी रेस्ट पर है, मतलब कि उसके अंदर कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। और जब v इनिशियली जीरो हो जाएगा तो v फाइनल भी जीरो ही हो जाएगा। मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो टोटल सेंटर ऑफ मास रहेगा ये हमेशा जीरो ही प्रेजेंट रहेगा। आप इसे फॉर्मूला पुट करके भी फाइंड आउट इजीली कर सकते हो। लेकिन क्या मैंने आपको ऐसा कहा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स रहेंगे उनका भी सेंटर ऑफ मास जीरो होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल रहेंगे उसमें तो मूवमेंट प्रेजेंट होगी, और अगर उसका मूवमेंट फाइंड आउट करने बोले तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो पार्टिकल्स हैं, एक M1 एंड दूसरा M2, और अगर हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना हो तो हम लोग वो किस तरीके से करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्मूला पुट करेंगे, M1 प्लस M2, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट में जो दो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन दोनों को प्लस करके जो x सेंटर ऑफ मास निकला उस टोटल ऑब्जेक्ट का उससे मल्टीप्लाई करना है। और फिर हमें इन दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका जो अपना पर्सनल वेलोसिटी है या फिर एक्सेलरेशन है उन्हें इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऐसा करने से हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक टोटल नेट फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, कोई वेलोसिटी भी नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, v इनिशियल भी जीरो है, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरा कट हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा M1 रहेगा, M1 dx1 प्लस M2 dx2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारा एक नया फॉर्मूला बनाएंगे जो कि रहेगा 0 इक्वल्स टू M1 dx1 प्लस M2 dx2। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जिस पर ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो ना वेलोसिटी हो, बट उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हो। और अगर उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना हो तो हम लोग इस फॉर्मूले से इजीली उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, यही था सेंटर ऑफ मास। हमने इस एक लेक्चर के अंदर इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ डील कर लिया है और मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स भी बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब आपको क्या करना है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं और इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलास मैंने आपको बताए हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन सबको प्रैक्टिस करना है और अपने में इम्प्रूवमेंट ला दी जानी है, तभी जा करके आप नीट के अंदर या फिर JEE के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।